नमस्कार साथी, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो श्रृंखला हम चला रहे हैं, भाग 24 लेकर प्रस्तुत हुए हैं साथियों, प्रश्नोत्तरों से संबंधित हिंदी व्याकरण व साहित्य से प्रश्नमाला। आज अधिकतर प्रश्न जो होंगे वो साहित्य से होंगे और 40 प्रश्न हैं बेहद। आज 1080 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं और 40 प्रश्न इस वीडियो को मिलाकर 1120 प्रश्न हमारे हो जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और अपने सही प्रश्नों की गिनती साथ में करते रहिएगा साथियों, ठीक है। वीडियो के अंत में हम ज़रूर पूछते हैं कि आपका आज क्या कुल स्कोर रहा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था का नाम। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। संस्कृत, प्राकृत, पाली, आभट। शीघ्र बताइए साथियों क्या है सही, जल्दी बताइएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम, बहुत सही, वेरी गुड, आभट, शाबाश साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। शीघ्र बताइए। सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में मतलब 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से हमारे संविधान में स्वीकार्यता मिली है और उनमें से सिंधी भाषा भी एक है। इसलिए यह जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, सिंधी भाषा को। इस भाषा को बोलने वाले अधिकतर लोग आज पाकिस्तान में हैं, भारत में भी हैं। ये बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, ब्राह्मण, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। जी हाँ, तीसरा प्रश्न है साथियों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। अभट, पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट या देसी भाषा। जल्दी बताइएगा। बहुत सही, यह प्रश्न तो बहुत बार पहले भी आ चुका है। जी हाँ, पुरानी हिंदी, शाबाश साथियों। आगे चलते हैं हमारे चतुर्थ प्रश्न पर। क्या है हमारे पास चौथा प्रश्न आज, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है। जल्दी बताइए। अपभ्रंश भाषा की नहीं है जो रचना, पयमचरयु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली। जल्दी बताइए साथियों कौन सी कृति यहाँ पर अपभ्रंश भाषा की नहीं है। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, चित्रावली। आगे चलते हैं। हमारे पास पांचवा प्रश्न है। प्रश्न है पांचवा साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। आर्टिकल बताना है, 373, 347, 343 या 350। शीघ्र बताइए। बहुत सही, जी हाँ साथियों, बिल्कुल 343, 343। आगे छठा प्रश्न है साथियों हमारे पास। क्या है प्रश्न, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। जल्दी बताएं। मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है। हरियाणा, मेरठ, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश। जल्दी बताइए। जहां पर सबसे अधिक मानक हिंदी का आदर्श रूप
या मानक क्षेत्र देखने को मिलता है, जहाँ पर बिल्कुल परिनिष्ठित हिंदी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, बोलने को मिलती है। लेकिन किस क्षेत्र में? जी हाँ, बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन मेरठ। आगे चलते हैं साथियों, हमारे पास है अभी 7वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को भी। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन अवधी भाषा का कवि नहीं? निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं? जायसी, कुतुबन, उस्मान, जनन दास। ये तो रट जाने चाहिए इस तरह के प्रश्न। बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नंददास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। आगे चलते साथियों, 8वां प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी भाषा या छत्तीसगढ़ी? 8वां प्रश्न है अंतर्वेदी, और फिर उस भाषा को अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस भाषा को अंतर्वेदी के नाम से अभिहित किया डॉक्टर ग्रियर्सन ने? जल्दी बताइए। ABCD कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही? बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रजभाषा। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेख्ता और दक्षिणी? जल्दी बताइए, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती हैं हिंदुस्तानी, हिंदुई या रेख्ता या दक्षिणी? क्या उत्तर होगा साथियों? जी बहुत सही साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, हिंदुस्तानी। 10वां प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली। ठीक है, अभी राजस्थान की भी 4 मुख्य बोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली क्या कहलाती है? बताइए। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या हाड़ौती? शीघ्र बताइए साथियों, कौन सा उत्तर सही होने वाला है यहाँ? जी हाँ, दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली। बहुत सही साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मालवी, मलवई भी कहा जाता है इसको। आगे साथियों 11वां प्रश्न है, थोड़ा सा स्क्रीन में फिट कर लेते हैं इसको। बिल्कुल हो गया जी। आगे 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली? साथियों ये सिर्फ मास्टर कैडर के लिए ही प्रश्न नहीं बना रहे हैं, बल्कि DSSSB, TGT हिंदी, इसके अतिरिक्त NTA UGC नेट हिंदी के संदर्भ में भी क्वेश्चन है। बिल्कुल बताइए, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? जी साथियों, 11वें का डी ऑप्शन, बघेली। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की है, ना कि पश्चिमी हिंदी की। वेरी गुड। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है हमारे पास, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? जब पढ़ा होगा आपने, पिंगल, डिंगल, अवधी, अभट? बहुत सही, बहुत सही साथियों। जी हाँ, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? ये बिल्कुल साथियों पिंगल बनती है। वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और डिंगल किससे बनती है? वो है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों 13वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं? जल्दी बताइए, कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? जल्दी बताइएगा साथियों, शीघ्र बताएं। 13वां प्रश्न है, कोटा, बूंदी, धौलपुर या झालावाड़? जी साथियों, धौलपुर नहीं है। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है हमारे पास, कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी?
मतलब बिहारी हिंदी, बिहार की, है ना। जल्दी बताइए साथियों, इसका प्रश्न क्या होगा सही, मतलब कौन सा भी इस प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा सही, यह पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जी साथियों, 14 बिल्कुल ए ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी। वेरी गुड साथियों, पश्चिमी हिंदी, कौरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से। आगे साथियों 15वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? किलाक्षर, खरोष्टी, कुटिल या रोमन? बहुत सही, बहुत जल्दी उत्तर आते हैं साथियों आपके, ऐसा देखकर बहुत खुशी मिलती है हमें, बहुत ज़्यादा। जी साथियों बताइए, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? बहुत सही साथियों, कुटिल लिपि। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 16वां प्रश्न है, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा सही? उच्छिष्ट, उत् जमा शिष्ट, उत् जमा चिष्ट, उद जमा चिष्ट या उद जमा शिष्ट? जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही होने वाला है? जी हाँ साथियों, जहाँ पर पहला विकल्प जिनका है बिल्कुल सही होगा, उत जमा शिष्ट। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न पर। क्या है 17वां प्रश्न? निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वाड्मय, उच्छृंखल, सृष्टि या पुरस्कार? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है इनमें से, जल्दी बताएं। व्यंजन संधि का उदाहरण जो इसमें नहीं है। बहुत सही साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पुरस्कार। 18वां प्रश्न है हमारे पास, यहाँ समास से भी प्रश्न है कुछ। निम्नलिखित में कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी, नील गगन, आजन्म या त्रिभुवन? शीघ्र बताइए साथियों, कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी, नील गगन, आजन्म या त्रिभुवन? जी साथियों, मुरारी, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है हमारे पास, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान या अभिन्नता? यह तो आना चाहिए साथियों, बहुत सही है और आपके उत्तरों से पता चल जा रहा है अभी। बिल्कुल अभिन्नता, शाबाश साथी, बिल्कुल सही साथियों। 19वां बिल्कुल आपका सही उत्तर है। 20वें पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द हैं। सैंधव, यादव, किताब या दैत्य? कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? जल्दी बताइए। मतलब प्रत्यय रहित का अर्थ क्या है? जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो खुद एक मूल शब्द है। तो अभी समझ गए होंगे आप लोग। बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल सही। खुशी होती है ऐसा देखकर कि भैया आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त चल रही है। बहुत सही साथियों, किताब, शाबाश। किताब साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारे आधे प्रश्न आज के कंप्लीट हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। और 1100 प्रश्न अभी हमारे हो गए हैं और 1120 हमने करने हैं साथियों। आगे हमारे पास 21वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य क्या है? एक सरल होता है, एक संयुक्त होता है, एक मिश्रित होता है या मिश्र। तो बताइए इनमें से अभी कौन सा संयुक्त है? मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल लाया। दूसरा है, जो परिश्रम करता है, फिर अल्पविराम है, वही आगे बढ़ता है। उससे आगे है, जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं।
उससे आगे है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। शीघ्र बताइए साथियों। बहुत सही साथियों, बहुत सही। ए ऑप्शन, वेरी गुड साथियों। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास 22वां। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध का चुनाव करना है। अगर दो सही है तो दोनों बता दीजिएगा, तीन सही है तो तीन बता दीजिएगा, एक सही तो एक बता दीजिएगा। कई बार ऐसे भी होता है कि दो सही होते हैं, तीन सही होते हैं ना। अंताक्षरी, सौंदर्यता, क्या है ये, आशीर्वाद या फिर संन्यास? जल्दी बताइए, शुद्ध बताना है आपने। बिल्कुल ठीक है जी हाँ, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड। सौंदर्यता, सौंदर्यता को ऐसे ही लिखते हैं। अगर न नहीं डालना है तो बिल्कुल हम अनुस्वार भी डाल सकते हैं। ठीक है, सौंदर्यता। ठीक है, और हाँ साथियों, संन्यास ये भी सही है। बी और डी जिनका विकल्प है बिल्कुल सही, संन्यास। ठीक है, और जब भी हम संन्यास लिखेंगे तो मोस्टली लोग जो है गलत कर देते हैं इसको। ओके, ऐसे लिख देते हैं, या अकेला ऊपर अनुस्वार डालकर अपनी और से संन्यास या जो भी लिखना चाहते हैं वो मुक्त हो जाते हैं कि हमने संन्यास लिख दिया। नहीं साथियों, अनुस्वार ऊपर स के आता ही है, फिर संन्यास। ठीक है, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें बताया था ऐसा कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। डीएवी स्कूल दसुहा में इंटरव्यू के लिए गए, और इंटरव्यू था तो वहाँ पर 5 लोगों को अंदर बैठा देते हैं इंटरव्यू देने के लिए, इकट्ठे लोगों को। ठीक है, फिर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उनसे एक एक करके, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। तो यही प्रश्न जो है लिखवाया गया था, मतलब यही शब्द लिखवाया गया था कि संन्यास के वर्ण विन्यास लिखिए, मतलब स्पेलिंग लिखिए। तो मोस्टली लोगों ने गलती क्या की, ये ऐसा लिख दिया संन्यास। ओके, ऐसा गलत है, अनुस्वार जरूर डालना है। तो हमारे मित्र ने अनुस्वार डाला और उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे भी चुनाव हो जाता है। एक एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, खासकर मात्राओं का। ठीक है, अनुस्वार डाला है या नहीं, आपने कॉपीज़ अच्छी तरह से चेक करनी है जब आप अध्यापक बन जाएंगे। एक अच्छे अध्यापक की पहचान ही यही होती है जो बच्चों की छोटी से छोटी गलती को भी पहचानता है, खासकर लेखनी में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, अनुस्वार जरूर डालना। तो दोनों सही है, सौंदर्यता या सौंदर्यता और संन्यास दोनों सही हैं। और अंत्याक्षरी ये गलत है, अंताक्षरी ऐसे नहीं होता, हम उच्चारण ही गलत करते हैं। ठीक है साथियों, हम उच्चारण ही गलत करते हैं। ठीक है साथियों, हमेशा क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है साथियों, अंत्याक्षरी, याद रखना है, अंत्याक्षरी होता है, ना कि अंताक्षरी। एक और चीज़, यहाँ आशीर्वाद या कई लोग ऐसे लिख देते हैं आशीर्वाद को, मोस्टली लोग गलती यही करते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखना है साथियों, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे लिखना है, यह ऐसे लिखना है साथियों, आशीर्वाद, पता होगा आपको कईयों को। ठीक है, ऐसे आशीर्वाद। ठीक है, ये होते हैं स्पेलिंग साथियों, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे हमारे पास साथियों 23वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, व्यवहारिक, उपयुक्त या मिष्ठान? जल्दी बताएं, कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा अशुद्ध है, ये बताना है। सीधा बताइए कौन सा अशुद्ध है, जल्दी बताइए। ओके, क्या लगता है साथियों, कौन सा यहाँ पर अशुद्ध शब्द है? जल्दी बताइए, ABCD। अशुद्ध बताना है बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल सही साथियों, पूजनीय। ये पहले भी बताया था, ये गलत है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ओके, आगे चलते हैं 24वें पर। 24वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुतर, अनुग्रहित, लब्ध, प्रतिष्ठित या अभिष्ट? जल्दी बताएं।
जल्दी बताएं साथियों। जी साथियों जल्दी बताइए। जी हाँ, ए ऑप्शन लघुत्तर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है साथियों, बाकी सभी गलत हैं यहाँ। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न पर। यह एक भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित उक्ति है और इस बार मास्टर कैडर में प्रश्न आए भी थे दो भारतीय काव्य शास्त्र से ही संबंधित। तो प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द है काव्यम। उक्ति किस आचार्य की है? विश्वनाथ, मम्मट, भामा, पंडित राज जगन्नाथ। शीघ्र बताइए साथियों कौन सा उत्तर सही होने वाला है। जी साथियों जी बिल्कुल बिल्कुल सही साथियों, खुशी हुई जानकर के आप सभी ने उत्तर सही दिया। पंडित राज जगन्नाथ जी की यह उक्ति है। आगे चलते हैं हमारे 26वें प्रश्न पर। प्रश्न है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा। शीघ्र बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? जल्दी बताइए साथियों कौन सा उत्तर सही होने वाला है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? बिल्कुल सही साथियों, बहुत सही बहुत सही, शाबाश। तमिलनाडु की तमिल, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा और माना जाता है कि द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे मुख्य भाषा है ये तमिल। फिर उसके बाद बाकी आती हैं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। इस तरह आगे हमारे पास 27वां प्रश्न है साथियों। आज हमने बहुत एडजस्ट करके प्रश्न लाए हैं ताकि अगले पेज पर कोई प्रश्न और विकल्प देखने में आपको बहुत असुविधा होती है, इसलिए जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों इस प्रश्न का। भारत की किस भाषा को, इस तरह के प्रश्न भी साथियों हिंदी के किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, तो ज़्यादा आप जे मत प्रश्न चिन्ह उठाइए कि हाँ ऐसे प्रश्न नहीं आते, आ सकते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट मतलब पूर्व की इटालियन कहा जाता है। ऐसे तो इटली की भाषा को इटालियन कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इटालियन ऑफ द ईस्ट भारत की किस भाषा को कहा जाता है? बांग्ला, तमिल, तेलुगु या मलयालम? बहुत आवश्यक कहूँगा यह प्रश्न साथियों। जल्दी बताइए साथियों। इटालियन ऑफ द ईस्ट, बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल तेलुगु। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तेलुगु को कहा जाता है साथियों। आगे चलते हैं 28वें पर। 28वें प्रश्न पर चलते हैं साथियों। ये प्रश्न बताइए, गंगा शबी वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न काफ़ी बार नेट की परीक्षा में भी आ चुका है। गंगा शबी वर्णन जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी? बिल्कुल सही, शाबाश। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है 29वां। अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? क्या होने वाला है सही उत्तर साथियों? जी साथियों, बहुत सही साथियों, अनामदास का पोथा, यह जो उत्तर है वो है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता? जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त या सियाराम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त? सभी गुप्त हैं, हालांकि दूसरे विकल्प में बाल मुकुंद के साथ गुप्त नहीं लगाया, लेकिन वो भी गुप्त ही वास्तव में। तो साथियों बताइए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। यह जो उत्तर है इसका, ये बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं साथियों। 31वां प्रश्न है, बिल्कुल यह प्रश्न तो आपको आता है मुझे मालूम है। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास? जल्दी बताइए। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है, जी हाँ बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही साथियों, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। यह तो ग्रियर्सन की पंक्ति है। आगे चलते हैं साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 32वां प्रश्न है, यह कथन है साथियों एक। 32वां देखिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? शीघ्र बताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जल्दी बताइए कौन सा सही विकल्प लग रहा है आपको यहाँ? दूसरा मार्ग ही क्या था? ये बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं, हमारे पास 33वां प्रश्न है साथियों। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। और इस प्रश्न में ना सिर्फ आपने कूट ढूंढना है, नीचे कूट दिया गया है साथियों, ठीक है, ये कूट दिया गया है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। भक्ति आंदोलन को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि पहला तथ्य है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया, ठीक है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया इसलिए। दूसरा है, इस काल में साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। सी, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। सी क्या है? इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय व उत्कृष्ट हैं। डी है, इस काल में हिंदी को राजभाषा पद मिला। डी क्या है? इस काल में हिंदी को राजभाषा का पद मिला। तो मतलब बताइए अभी कौन सा, कितने सही हैं इन चारों में से? ABCD मत बताइएगा, कूट बताइएगा कितने सही हैं। अ, क ख ग सही है। बी या ब, केवल सिर्फ सी या ग ही ठीक है। या स, ख ग घ, मतलब बी सी और डी यह ठीक है। या द, क और ग, मतलब पहला और दूसरा सही है। जल्दी बताइए साथियों, क्या कूट आपको सही लग रहा है? यहाँ समय ले सकते हैं थोड़ा। क्या लग रहा है साथियों? शीघ्र बताएं जल्दी। जी साथियों, बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल साथियों। यहाँ जो सही प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, ब, ठीक है साथियों, ब, केवल ग, यही केवल सही है। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है, बाकी सभी गलत हैं, ठीक है। सर्वाधिक साहित्य रचा गया, ऐसा भी नहीं है, आदिकाल में भी था, रीतिकाल में भी साहित्य रचा गया और आधुनिक काल में भी रचा जा रहा है, ठीक है। तो इस काल में, अगला था इस काल में सभी विधाओं का साहित्य नहीं, तब कहाँ उपन्यास, नाटक चलो था, लेकिन काव्यात्मक नाटक कह सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि हाँ उस वक्त जीवनी, आत्मकथा वगैरह लिखी जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। चौथा था इस काल में हिंदी को, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। राजभाषा का पद तो अभी मिला है 1949 में जाकर, ठीक है। आगे साथियों 34वां प्रश्न है हमारे पास। यह प्रश्न देखिए तनिक। तरवर फल नहीं खात, सरवर पिए नहीं पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम, कबीरदास, बिहारी या रसखान। कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। जल्दी बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? तरवर फल नहीं खात, सरवर पिए नहीं पान। बिल्कुल, यह रहीम के नीति दोहे, मतलब जो हमेशा सीख देते हैं, रहीम जी के दोहे, रहीम की पंक्ति है ये। आगे चलते हैं साथियों 35वें प्रश्न पर। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि रखना चाहिए इसको आज। भारत में संस्कृत माँ, हिंदू बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है, किस विद्वान का कथन है? फादर कामिल बुल्के, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, बच्चन जी। जल्दी बताएं साथियों कौन सा सही उत्तर होने वाला है? भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है, यह किस विद्वान का कथन लग रहा है आपको? जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फादर कामिल बुल्के, ठीक है। फादर कामिल बुल्के जर्मन के जो थे
और अच्छी पढ़ाई लिखाई करी थी इन्होंने, इंजीनियर थे। लेकिन क्या करें, कहते ना कि जिसका जो लक्ष्य होता है वो उधर ही जाता है, जहाँ बन कर जाए। तो सन्यासी भी बने और कह सकते हैं कि भारत में जब आए तो हिंदी से बहुत लगाव भी हुआ। हिंदी का शब्दकोश भी लिखा है इन्होंने, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, ठीक है, और भी रामायण वगैरह भी लिखा है इन्होंने अपना। तो बहुत, मैं कह सकता हूँ, टैलेंटेड व्यक्ति थे और जहाँ रच बस गए और वहाँ साहित्य का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, निराला जी के साथ बहुत अच्छे संबंध इनके रहे हैं। कभी पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत महान हस्ती है साथियों। आगे चलते हैं 36वें प्रश्न पर। क्या है प्रश्न? रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? ये तो आना चाहिए। आदिकाल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल और चारण काल। जल्दी बताइए, ABCD कौन सा विकल्प सही? अभी हम 36वें प्रश्न पर है साथियों और 40 ही प्रश्न है हमारे पास। बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, संधि काल और चारण काल। आगे चलते हैं साथियों, 37वां प्रश्न है। 37वां प्रश्न साथियों, हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, वियोगी हरि या भवानी प्रसाद मिश्र? शीघ्र बताइए साथियों, हिंदी साहित्य का बापू। बिल्कुल, हिंदी साहित्य का बापू सियाराम शरण गुप्त को कहा जाता है साथियों। आगे चलते हैं, 38वां प्रश्न है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? कविता का गांधी हिंदी में मैथिली शरण गुप्त, वियोगी हरि, भवानी प्रसाद मिश्र या भगवती चरण वर्मा? जल्दी बताएं, कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है साथियों? यहाँ जी साथियों, वेरी गुड, भवानी प्रसाद मिश्र, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनको कविता का गांधी कहा जाता है। आगे 39वां प्रश्न है साथियों, सेकंड लास्ट प्रश्न है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का द्वार, अशोक, आकाशद्वीप या पुरस्कार? ये चारों ही कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। जल्दी बताइए। जी साथियों, बहुत सही, बहुत सही साथियों, वेरी गुड। तो बिल्कुल यह अरुण और मधुलिका, यह जो दो पात्र हैं जो पुरस्कार कहानी के हैं साथियों। ठीक है, याद रखना है आपने। आगे हमारे पास आज का अंतिम प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नागेंद्र या रामविलास शर्मा? जल्दी बताएं साथियों, क्या उत्तर सही लग रहा है आपको? निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नागेंद्र या रामविलास शर्मा? बहुत सही साथियों, बहुत सही, शाबाश। ये बिल्कुल निराला की साहित्य साधना, ये एक प्रकार की आलोचनात्मक पुस्तक है जो निराला के साहित्य पर लिखी गई है और रामविलास शर्मा ने लिखा है इसको। 3 इसके वॉल्यूम हैं, 3 पार्ट हैं इसके, और रामविलास शर्मा को इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अलंकृत किया जा चुका है। बिल्कुल सही साथियों। इस तरह हमारे 40 प्रश्न आज कंप्लीट हुए। अभी आप मुझे अपना जो है अंक बताइए, कितने बने साथियों? कुल अंक कितने बने आपके? जल्दी से मुझे इसकी जानकारी दीजिए। और साथियों, हाल ही में कल ही मुझे मालूम हुआ कि ऐसे बोर्ड के अधिकारी गुमराह करते हैं। जो भी लोग स्क्रूटनी करवाने के लिए जा रहे हैं हमारे साथी, उनसे हम पैगाम भेज रहे हैं कि भैया पूछ के आइए, और बोर्ड के अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। कोई कह रहा है 15 से पहले आ जाएंगे, कोई कह रहे इस सप्ताह आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि इस महीने में आ जाएंगी पोस्टें। तो मतलब पुख्ता जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन आएंगी तो सही साथी। यूनियन का पूरा जोर है और बोर्ड के अधिकारी भी यही कहते हैं, तो विश्वास तो थोड़ा करना ही पड़ेगा हमें, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आएंगी ज़रूर। ओके, बिल्कुल सही अंक है साथियों। आप तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न मैं कहूँगा, लेकिन आगे जो हमारी प्रश्न श्रृंखला रहेगी उसमें बीच में प्रश्न कठिन भी मैं ज़रूर लाया करूँगा, खासकर समीक्षा से, क्योंकि समीक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत गहराई रखता है। ठीक है, वहाँ से प्रश्न हम करवाना शुरू कर दिए हैं और समीक्षा से संबंधित हम टॉपिक भी ला रहे हैं, जिसमें हम भारत हिंदू युग में समीक्षा कैसी थी, द्विवेदी युग की समीक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, छायावाद की समीक्षा, तो वो भी प्रश्न हम
बनाएंगे उसके ऊपर, लेकिन टॉपिक ला रहे हैं अभी, तो उसके ऊपर ही प्रश्नमाला लाएंगे, तो तब तक प्रतीक्षा करें। लेकिन हाँ, आज जो आपका स्कोर है बिल्कुल सही बता रहे हैं साथियों, बहुत सही। हमारे रेगुलर अभी आप सब्सक्राइबर बन चुके हो और वीडियो के व्यूअर बिल्कुल सही, बहुत साथ देते हो आप लोग। और कोई ऐड वगैरह आए तो ज़रूर थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड ज़रूर अवश्य देखें, ठीक है। आपका साथ है तो हम हैं साथियों, आपके बिना हम बिल्कुल शून्य। बिल्कुल सही है साथियों, पोस्टें तो आएंगी, डेफिनेटली आएंगी साथियों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो निस्संदेह आने वाले हैं, ठीक है। तो तैयारी अपनी फुल रखें। पोस्टें ज़्यादा भी नहीं आएंगी, इतना भी तय है, लेकिन जितनी आएंगी स्वीकार तो करनी पड़ेंगी, फिर तो उसके बाद 5-6 साल बाद ही आए अगर आए तो, ठीक है। तो आखिरी मौका कह सकते हैं, तैयारी करते रहे साथियों, और क्या यही बोल सकते हैं भैया। धन्यवाद, मिलते हैं कल।